सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू क्लास। सो इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज में आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिससे कि हम बहुत सारे काम करते मतलब लगभग हर एक काम अब अभी के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी के मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में एक अभी हम देखेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट जनरेट करते हैं और उसी को हमारे काम में लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, वो कैसे होता है और ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके होता है और किस तरह से हम ये जो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप एक चीज़ हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट is an form of energy that is used to do useful work or that is converted to useful work। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ है कि जितना भी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को हम ना ही बना सकते और ना ही ख़त्म कर सकते, ये सिर्फ फॉर्म से चेंज होता है। तो इस यहाँ पर जैसे कि आपके घर में फैन होगा, फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो एनर्जी के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वो पंखा घूमने लगता है। तो इसमें ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन याद कुछ चीज़ें रहता है, कुछ चीज़ दिमाग से निकल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करवाते हैं उतना इलेक्ट्रिक करंट वो इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नो वन इज परफेक्ट, मतलब कोई भी अपना 100% सही से नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी लॉस होता है। तो जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में लॉस होता है ना, वो लॉस होता है हीट फॉर्म में। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई भी रेजिस्टेंस हम लगा ले, जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट लगा ले, उसमें 100% काम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, वो लॉस होता रहता है। ठीक है, ये जो लॉस है यहाँ पर होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये अगर लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, तो चल क्यों ना इस हीट को हम काम में ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया, ए सर्किट मेड अप ऑफ कंप्लीट रेजिस्टेंस। मतलब उसमें लोड के नाम पर सिर्फ रेजिस्टेंस है। ए सर्किट विथ ओनली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा एक सर्किट बना ली, उसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दी और सोर्स ऑफ एनर्जी सेल या फिर बैटरी को लगा दी। ठीक है, हमें पता है कि जो बैटरी या फिर सेल होता है वो क्या करता है, जो एनर्जी उसमें उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एमिट करता रहता है। ठीक है, तो जो एमिट करता है वो कन्वर्ट होता है हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया जिसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो जहाँ पर एक रेजिस्टेंस सिर्फ प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो ओनली हीट में कन्वर्ट होगा, है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे यहाँ से फ्लो होगा वो सिर्फ हीट में कन्वर्ट होगा। इसी हीट को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल में ले लेते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाकर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है,
हीटर, टोस्टर, आयरन, यही वगैरह में हम इस्तेमाल ले लेते हैं। ये इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, और भी यूज है इसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका मैथमेटिक्स जानेंगे कि ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, किस तरह से यूज प्रोड्यूस करेगा, और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी मतलब हीट इसमें से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके लिए पहले हम कुछ देखते हैं। लेट I current flows in a circuit of potential difference V। मतलब कोई भी एक सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए हमें पता है क्या है, वोल्टेज V और पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क अपन Q, W/Q, ये हम पढ़े थे पहले से ही, है ना। और हम ये भी पढ़े थे, तो इसमें हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो हम ये भी पढ़े थे कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो पावर P इज इक्वल टू वर्क क्या है यहाँ पर, V Q डिवाइडेड बाई T। इसको हम लिख सकते हैं V Q बाई T, ये वाले चीज को हम लिख सकते हैं I, V I, P इज इक्वल टू V I लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, पावर निकल कर गया। तो देखिए हम जितना पावर, हमारा जो पावर है, मान लीजिए आपका पावर का मतलब कैपेसिटी, तो आपका पावर है क्या है, 2 रोटी खाने का है। तो क्या आप 2 से ज़्यादा रोटी खा सकते हैं? खाएंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, है ना, या फिर उसे कम खाएंगे तो खाली रहेगा। मतलब आपका पावर जितना है आप उतना ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितना पावर कंज्यूम करते हैं तो उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम हीट की बात कर रहे हैं, तो जितना पावर हमारा होगा हम उतना ही हीट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये जो पावर है ये कितने टाइम में होता है, इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मान लीजिए टाइम टी के लिए हमारा वो जो भी इक्विपमेंट है वो काम कर रहा है, मान लीजिए कोई आयरन है वो 10 सेकंड के लिए काम कर रहा है, तो पावर अगर उसका VI है तो 10 सेकंड, 1 सेकंड का पावर है वो उसका VI, तो 10 सेकंड में कितना होगा, 10 इंटू VI। मतलब यहाँ पर टाइम T में कितना होगा, H इज इक्वल टू VI इंटू T। दिस इज द जूल्स, सॉरी ये जूल्स लॉ नहीं है, हाँ ये हो गया हीट टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी इसमें अगर हम, ये इतना तो समझ में आ गया, अभी मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए अगर अभी इसी चीज में मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V के जगह पर मैं IR लिख दूंगा, इज इक्वल टू IR इंटू IT इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपका हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसी चीज से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी अप्लायंस अगर हमारे पास है उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है और टाइम कितना टाइम के लिए वो ऑपरेट हो रहा है। तो उसको यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से ऑपरेट कर, मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए अगर रेजिस्टेंस
और टी को हम कांस्टेंट रख ले, मतलब फिक्स कर ले। कोई भी रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम का है और टाइम 2 सेकेंड, ये फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो हीट डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ करंट के लिए, मतलब करंट का स्क्वायर, जितना आप करंट इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से हीट इंक्रीज होगा। सेम टाइम पे अगर करंट को फिक्स कर ले और टाइम को फिक्स कर ले, मतलब ये कांस्टेंट हो गए, मतलब 2 एम्पियर का करंट 2 सेकेंड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर वो करंट है, जो हीट है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हीट इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो हीट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब उस टाइम पे करंट और टाइम सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट। सेम चीज, हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम वेयर आई स्क्वायर एंड आर कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रख लेंगे और करंट को भी कांस्टेंट रख लेंगे, मतलब वही 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 5 ओमेगा, मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जितना टाइम के लिए हम वो जो सप्लाई करंट का सप्लाई देंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना कम टाइम के लिए करंट प्रोवाइड करेंगे तो उतना कम हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला। अभी इसका हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो देखिए, इन मेनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है हीट की, लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द लॉस के वजह से वो प्रोड्यूस होता रहता है। जैसे कि आपके घर में टीवी होगा, तो जब टीवी चलता रहता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं वो तो टीवी चलता है, उसके साथ वो टीवी हीट भी होता है क्योंकि उसमें कुछ करंट लॉस हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो टीवी गर्म ना हो, क्योंकि वो हीट अनडिजायरेबल है, मतलब हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम उस हीट को क्या करेंगे, कोई भी अप्लायंस में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अप्लायंस क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, और कहाँ पर टोस्टर है ना, और इलेक्ट्रिक केटल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो भी और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, अभी इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, अब एक आइजो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, तो वो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, जो कॉइल होता है वो हीट होता है, लेकिन जो वायर से वो कॉइल कनेक्ट होता है, हीटिंग कॉइल, वो हीट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, तो वो क्यों नहीं होता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, आपको पता है जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगा। तो जो कॉइल यूज होता है उसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, और जो वायर यूज होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है। बेसिकली हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं जो वायर है। और कॉइल निक्रोम क्या होता है, निकेल प्लस क्रोमियम,
क्रोम, इसको मिलाकर निक्रोम बनता है। ठीक है, और ये एक एलॉय है। एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, कोई भी मेटल को, कोई मेटल का जो मिक्सचर होता है, दोनों दो मेटल का मिक्सचर बनाने से जो नया मेटल बनेगा वो होगा अलॉय। गाड़ियों में लगता है अलॉय व्हील, तो वो इसी तरह से दो क्या जो मेटल है उनको मिलाकर बनता है अलॉय। तो अलॉय का बेसिकली रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, और जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। इसका मतलब ज़्यादा हीट कौन होगा? ये हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल होगा, और ये जो वायर है जो लो रेजिस्टेंस है वो हीट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा कॉइल है सिर्फ वही हाई मतलब क्या हीट ज़्यादा देगा और वायर नहीं देगा, इसीलिए वायर हीट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। अभी थोड़ा देखते हैं कि इस हीट को हम किस तरह से लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका थोड़ा प्रोसेस देखेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का हीट कैन बी यूज्ड एज लाइट व्हेन इट ग्लो। जब कोई भी मेटल या फिर कोई मटेरियल ज़्यादा मतलब एक्सेस हीट हो जाता है तो वो ग्लो करने लगता है, मतलब उसमें से फ्लेम निकलता है, लाइट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट है उसको हम लाइट के तरह यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि जो मटेरियल हीट होगा उसका क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने रेजिस्टेंस ज़्यादा ले लिया, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या होता है, उसमें तो वो ग्लो करेगा लेकिन इतना लाइट नहीं देगा, लेकिन हमें चाहिए लाइट। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो हीट है उसको और भी ज़्यादा करेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करे तो वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, कोई एक ऐसा मेटल चाहिए जो हीट हो लेकिन मेल्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, टंगस्टन को इस्तेमाल में लेते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3000 डिग्री। सन का आउटर सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000। ये टंगस्टन हीट कहाँ तक हो सकता है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम टंगस्टन को इस्तेमाल में लेते हैं जो फिलामेंट के रूप में। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये फिर ये दिक्कत होता है, इतना अगर हीट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगेगा। तो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो जल जाएगा, उसका फिर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसको गैस के अंदर गैस प्रोटेक्टेड सील्ड में रखा जाता है। ठीक है, मतलब जो फिलामेंट होता है उसके चारों तरफ गैस प्रेजेंट होता है। तो अभी काम आपका ये है कि मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज ये है, जो हीटिंग इफेक्ट का और भी एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज। एक वेल नोन वर्ड है, ये सब लोग को पता होगा, फ्यूज। तो ये जो फ्यूज है वो भी ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी अप्लायंस अगर हम इस्तेमाल में लेते हैं तो उसमें अगर हाई करंट फ्लो करने लगेगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा, तो उसमें क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से वो अप्लायंस क्या होगा, वो जल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज इज ए वायर दैट इज melt when high amount of current flows through the सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो वो वायर क्या होगा, वो ज़्यादा हीट होगा। और ये जो फ्यूज का वायर होता है ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, 100 डिग्री 150 डिग्री में वो मेल्ट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, आपका जो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था वो ये फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगा और करंट आपका अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगा और आपका अप्लायंस सेफ रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक ये दिक्कत है कि ये जो फ्यूज है वो कैसे पता करें हम कि कितने जो एम्पियर का जो फ्यूज है, वो फ्यूज एक्चुअली 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, इस तरह का सब फ्यूज आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कितना एम्पियर का फ्यूज की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक आयरन है जो चलता है आयरन कितने पावर का है, 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट का है। ठीक है, और हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट का आता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्यूज का इस्तेमाल होगा वो कितना होगा, 1000/220 इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 4.54 एम्पियर। तो ये 4.54 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक आयरन में। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम 5 एम्पियर का फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपके घर का जो पूरा टोटल लोड है उसमें कितना एम्पियर का जो फ्यूज है उसकी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो घर का जो ओवरऑल जो क्या है पावर, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ये भी कैलकुलेट करेंगे कि हमारे घर में जो इस्तेमाल किया जा रहा है जो चीज़, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना उसका पावर है, ठीक है, और कितना बिल हमारा आएगा। ठीक है, उसी पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है आपके घर का जो सारा बिल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।